Assalamu alaikum. Good wishes to all dear students. I am Bashir Ahmed Dar. Today let us deliberate on an interesting topic, that is kings, farmers and towners. It is the second topic of our 12th class history book, Themes in Indian History. आपने पहले ही हड़प्पा तमद्दुन के बारे में पढ़ा होगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे हिंदुस्तान की तारीख में 600 कबल मसीह से लेकर 600 क्रिश्चियन एरा, जिसको आप एडी भी कहते हो, उस दौरान हिंदुस्तान में बरसगीर में बहुत सी अहम तब्दीलियाँ वाक़ा हुई। आपने वेदास का नाम तो सुना ही होगा, 4 वेद हैं। तो ये वेद कंपोज करने का प्रोसेस है, इट वाज ड्यूरिंग दिस पीरियड, दैट इज़ फ्रॉम 600 BCE to 600 Christian era, that these Vedas were composed. And you know that these Vedas, besides having the religious importance, are an important source for ancient India. Then there was another development, that was the agriculture settlements. एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स, ज़राअत, काश्तकारी, it emerged almost in every part of the subcontinent, whether it is North India, whether it is Deccan Plateau, whether it is the terrain of Afghanistan. तो बरसगीर के तकरीबन हर हिस्से में आप देखते हैं कि इस ज़माने में काश्तकारी या एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स वजूद में आए। देन देयर वाज वन मोर डेवलपमेंट, that pertains to the burials. Burials, लोगों को किस तरह दफन किया जाता था, तो इसमें भी एक अहम तब्दीली आई। क्या आप कभी यहाँ पे हमारे बुर्ज़ोहमा के बारे में, बुर्ज़ोहमा गए होंगे या नहीं गए होंगे? देन यू जस्ट सर्च फ्रॉम इंटरनेट, फ्रॉम योर मोबाइल, द मेगालिथ्स. What are the megaliths? Megaliths are huge stones erected on the burial sites. जहाँ पे लोगों को दफन किया जाता था, तो वहाँ पे उनके कब्रों पे बड़े बड़े पत्थर नस्ब किए जाते थे। Then one more thing regarding these burials, that we see weapons and tools being buried in these graves. आपको याद होगा शायद, जब आपने हड़प्पा के बारे में पढ़ा था या पढ़ा होगा, तो वहाँ पे आपने देखा कि हड़प्पा के लोग कुछ चीज़ें अपने मुर्दों की कब्रों में डालते थे। ये अलग मसला है कि वो क्यों डालते थे, वो हमने पढ़ा है। या अगर आपने पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट, मिस्र के एहरामों के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, तो वहाँ भी जो वो बादशाहों की, फिरौनों की कब्रें हैं, वहाँ पे उनमें से कीमती चीज़ें, सोना, बाकी चीज़ें मिली हैं। तो लाइक दैट
we see during this 600 BCE to 600 Christian era, the burials contained tools and weapons. फिर एक और अहम तब्दीली 6th सेंचुरी से लेकर 6th सेंचुरी BC से लेकर 6th सेंचुरी क्रिश्चियन एरा में होती है. दैट इज वी सी फॉर द फर्स्ट टाइम states emerging in India, and with the emergence of states we see kingdoms and empires. इस दौर में पहली बार हिंदुस्तान में रियासतें वजूद में आई और उसके साथ सल्तनतें और ममलिकतें भी उभरने लगी. Underlying these political processes were the changes in the agricultural production. इन रियासतों का उभरना, सल्तनतों का वजूद में आना, इनका करीबी ताल्लुक है जो ज़राअत में, काश्तकारी में तब्दीलियां हुई उनके साथ इनका करीबी ताल्लुक है. हम इस बात को आगे भी वजाहत के साथ आपके साथ शेयर करेंगे. तो इन सब बातों को जानने के लिए क्या आपको पता है कि हमारे पास कौन से ज़राया हैं या व्हाट वी कॉल सोर्सेस इन हिस्ट्री? डू यू नो? Historians rely upon inscriptions, coins, texts and visual representations. चार बातें मैंने कही, चार सोर्सेस मैंने यहाँ पे आपके सामने बयान किए. सबसे पहले inscriptions. What are inscriptions? आपने पहले भी इसको पढ़ा होगा, तो मैं आपकी याद दहानी के लिए ये कहूँगा कि उस ज़माने में या बैद के ज़माने में, हता कि आजकल भी कभी कभी इबारत को, लिखाई को किसी सख्त चीज़ पे, जैसे पत्थर पे, तांबे पे या किसी और धात पे खुदाया या एनग्रेव किया जाता है. हाँ, यहाँ पे मैंने एक आपके लिए एक मिसाल आई है. तो दिस इज सॉर्ट ऑफ इंस्क्रिप्शन. तो अगरचे ये मेटल प्लस ये है वुड और इसके साथ प्लास्टिक का भी इस्तेमाल हुआ, बट दिस इज सॉर्ट ऑफ इंस्क्रिप्शन कि ऐसे ही या तो रॉक्स पे, चट्टानों पे लिखा जाता था या पॉलिश्ड स्टोन्स पे कुछ इबारत लिखी जाती थी. तो दैट इज़ नोन एज इंस्क्रिप्शन. देन वी हैव टेक्स्ट्स. इस ज़माने में हमें बुद्ध मत, जैन मत या पुराणिक, जो पुराणिक PURAN, पुराणिक, पुराण जिनको हम कहते हैं, पुराणिक लिटरेचर, तो वो किताबें हैं. तो चौथी जो है, चौथी कैटेगरी विजुअल रिप्रेजेंटेशन है. विजुअल रिप्रेजेंटेशन से मेरी मुराद जो उस ज़माने के मंदिर बनाए गए हैं या स्टूपास बनाए गए हैं या दूसरी मज़हबी मकामात, मज़हबी तामीरें वजूद में आई, तो उन पे भी कुछ लिखा गया है या तस्वीरें बनाई गई हैं. तो these four things enable historians to reconstruct the history of this period. But you will see that it is not a simple process. चाहे हम इंस्क्रिप्शंस की बात कहें, चाहे आप टेक्स्ट की बात कहें, चाहे आप कॉइन्स की बात कहें, चाहे आप विजुअल रिप्रेजेंटेशंस की बात कहें, इनको पढ़ना, इनको समझना आसान नहीं होता है. और दूसरी बात भी है
कि ये जो हमारे पास ज़राया हैं, सोर्सेज हैं, these do not tell the entire story. इनसे हमें सारी बातें, सारी चीज़ें मालूम नहीं होती है. The entire story is not told or revealed by these sources. तो मैंने कहा कि ये बड़ा मुश्किल काम होता है, और अगर आप जानकर आपको ये दिलचस्पी भी होगी और हैरत भी होगी कि up to 1830s it was not possible to read these inscriptions. ये जो कतबे, इंस्क्रिप्शंस को हम कतबे कहते हैं उर्दू में, इन कतबों को पढ़ना 1830 तक मुमकिन ही नहीं था. Then what happened? 1830 की दहाई में एपिग्राफी what is epigraphy? Epigraphy is the science of reading these inscriptions. इन कतबों को पढ़ने के इल्म को हम एपिग्राफी कहते हैं. तो 1830s में ईस्ट इंडिया कंपनी में एक ऑफिसर था जिसका नाम प्रिंसेप था. हिज नेम वाज प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप. तो उसने कुछ हिंदुस्तानी पंडितों की मदद से खरोस्ती और ब्रह्मी, 2 लैंग्वेज जो थे, ब्रह्मी और खरोस्ती. ब्रह्मी ज़बान में ये कतबे थे और खरोस्ती में थे. खरोस्ती जो ये कदीम ज़ुबानें थी, तो इनको पढ़ने के लिए जेम्स प्रिंसेप ने कोशिश की, और दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इन द एपिग्राफी ऑफ इंडिया. तो इन इंस्क्रिप्शंस में एक इस्तिलाह, एक टर्म बार बार आती थी, दैट वाज पियादासी. दैट टर्म वाज पियादासी. मैंने यहाँ लिखा भी है पियादासी. तो पियादासी का लफ्ज़ इन इंस्क्रिप्शंस में बार बार आता था. तो पियादासी का मतलब है प्लीजेंट टू बिहोल्ड, प्यारा, महबूब. तो इस पियादासी लफ्ज़ या पियादासी इस्तिलाह ये बार बार इन कतबों में दर्ज थी. तो कहीं पे अशोका बादशाह का जिक्र था. तो जेम्स प्रिंसेप ने ये नतीजा अखज़ किया कि ये पियादासी और अशोक एक ही शख्सियत के मुख्तलिफ नाम हैं. यानी अशोका को ही इन कतबों में, इन इंस्क्रिप्शंस में पियादासी कहा गया है. Then after that, this gave a new direction to investigation into the Indian political history. हिंदुस्तान की सियासी तारीख अभी तक 1830 तक वाज़ह तौर पर हिंदुस्तानियों को मालूम ही नहीं थी. तो इसके बाद इसमें तहकीक शुरू हो गई, एंड द हिस्ट्री ऑफ द जीनियोलॉजीज ऑफ द डायनास्टीज that ruled India during those times began to be explored. जिन खानदानों ने हिंदुस्तान पर हुकूमत की थी उस ज़माने में, तो उनकी तारीख़ को खंगाला जाने लगा, और ब्रॉड कंटोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री वायर डिवाइज्ड, जो वसी खदखोल है, तो वो इस एपिग्राफी की इस डेवलपमेंट से, इन कतबों को पढ़ने से वो मालूम होने लगे.
तो बाद में इस इन इंस्क्रिप्शन में जो इबारत है उस पर ध्यान दिया जाने लगा और पॉलिटिकल हिस्ट्री और इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट्स में क्या रिश्ता है, what was the relation between these political developments, emerging of states and kingdoms and empires and also the towns भी इसी दौर में हिंदुस्तान में वजूद में आने लगे। तो इन बातों में क्या सियासी जो अमल था और सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो थी, क्या इनमें कोई आपस में रिश्ता था? तो इनमें ज़रूर रिश्ता था, लेकिन कभी कभार ये रिश्ता डायरेक्ट या बराह रास्त नहीं था। तो इन्हीं बातों को हम इस क्लास में आगे वजाहत करने की, एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। लेट अस कम टू द अर्लीस्ट स्टेट्स। अर्लीस्ट स्टेट्स तो 6ठी सदी कबल मसीह 6th century BC is regarded an important turning point in the early history of India. This era is associated with the early states, cities, the growing use of iron, the development of coinage. 6ठी सदी कबल मसीह में एक तो स्टेट्स इमर्ज होने लगे, शहर और कस्बे वजूद में आने लगे और लोहे का, आयरन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा और फिर कॉइन्स भी उभरने लगे और फैलने लगे। It also witnessed the growth of diverse system of thought or say religious thought like Jainism and Buddhism, and these Jaina and Buddhist texts often refer to 16 Mahajanapadas इन बुद्धिज़्म, बुद्ध मत और जैन मत की अक्सर किताबों में 16 महाजनपदों का जिक्र है। महाजनपदा, it is the combination of 3 terms. One is Maha, second is Jana, third is Pada. तो महा का मतलब है बड़ा, अजीम, ग्रेट। Jana means people. Pada, P-A-D-A, Pada means पाँव। जहाँ पे लोग आबाद होने लगे, आपको याद ही होगा, शायद आपने 6ठी क्लास में भी पढ़ा है, फिर 9वीं में भी इसका थोड़ा सा आपको जिक्र आया होगा कि पहले इंसान खाना बदोश था। वो एक ही जगह सुकूनत नहीं कर रहा था, खुराक की तलाश थी, मवेशियों के लिए चारा की ज़रूरत थी, तो वो एक जगह से दूसरी जगह खुराक की तलाश में जाता था। लेकिन फिर जब एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट हुई, काश्तकारी वजूद में आई, तो इंसान ने एक ही जगह सुकूनती ज़िंदगी, सेटलर लाइफ इख्तियार की। तो जहाँ इंसान ठहरने लगा, करार करने लगा, क़याम करने लगा, उसको जनपदा यानी लोगों के ठहरने की जगह, पाँव रखने की जगह कहा गया।
और यही पहली स्टेट थी जहाँ पे लोग ठहरने लगे, एक ही जगह कायम करने लगे। तो दिस इज द बिगिनिंग ऑफ स्टेट। फिर इनमें कबीले आपस में मिलने लगे, यहाँ का कबीला हमसाया कबीला, वहाँ का कबीला, इन्होंने आपस में इत्तेहाद किया, इत्तेफाक किया, एंड दिस टर्न्ड इनटू अ महाजनपदा। अभी मैं आगे भी जिक्र करूँगा, जब मैं मगध पे आऊँगा तो मैं वहाँ पे फिर जिक्र करूँगा इसका। तो दिस टर्न्ड अ बिगर स्टेट और व्हाट इज़ नोन एज महाजनपदा। तो मैं जिक्र कर रहा था कि जैन मत और बुद्ध मत की किताबों में 16 महाजनपदों का जिक्र है। हालांकि कुछ में तो फर्क है कि कोई और स्टेट्स या महाजनपद का जिक्र हो रहा है, कहीं पे और महाजनपद का जिक्र हो रहा है, लेकिन जो नाम आम आते हैं उनमें मगधा है, वाजी है, या इसको वृजी भी कहते हैं, रिजी भी कहते हैं, कोशाला है, कोरु है, पांचाला है, गंधारा है और अवंती है। ये नाम जो हैं ये इन जैना और बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स में बार बार आते हैं। ये जो ये नाम आते हैं, दिस मीन दीज वायर इम्पॉर्टेंट महाजनपदा, जिनका मैंने जिक्र किया कि मगधा है, कोशाला है, विची है, गंधारा है, पंचाला है, कोरु है, अवंती है। ये जो ये 5-6 हैं, ये इम्पॉर्टेंट महाजनपदास थे। हाउ वर दीज महाजनपदास रूल्ड? जरा गौर करो, सोचो तो ये इन महाजनपदों पे किस तरह की हुकूमत की जाती थी। सम ऑफ द महाजनपदास वर रूल्ड बाय किंग्स। कुछ महाजनपदास पे तो किंग्स या बादशाह ही राज करते थे, लेकिन कुछ ऐसे भी महाजनपदास थे जिनको गना या संघा कहा जाता था। सम ऑफ दीज महाजनपदास वर कॉल्ड घनाज और संघास, जिनको हम आजकल की टर्मिनोलॉजी में ओलिगार्की कहते हैं। ओलिगार्की। तो ट्राई टू लोकेट these Mahajanpadas on the map. You will see the most of these Mahajanpadas were located in this region. इस एरिया में जो बिहार, उत्तर प्रदेश और यहाँ का झारखंड, यहाँ तक का इलाका है, यहाँ पे ये महाजनपदास ज़्यादातर वाक़ा थी। जबकि गंधारा आप देखेंगे, वो गंधारा इस इलाके में मौजूद था। तो some of these Mahajanpadas were ruled by the kings, whereas some of these Mahajanpadas were known as Ganas or Sanghas, or what we today called as oligarchies. That means these republics were ruled by jointly by a group of people. यहाँ पे एक राजा नहीं हुआ करता था, बल्कि बहुत से लोग मिलजुल कर इस गना या संघा पे हुकूमत करते थे। और इन सारे जो ये लोग हुआ करते थे, इनको अमूमन राजाज कहा जाता था। और शायद इन गनाज या संघाज में ये जो ये ग्रुप ऑफ पीपल वेर रूलिंग, दे जॉइंटली कंट्रोल्ड द रिसोर्सेज लाइक लैंड ऑफ दीज महाजनपदास। आप वाजी की मिसाल लीजिए। वाजी का जिक्र इन बुद्धिस्ट टेक्स्ट या जैन टेक्स्ट में आया है। वाजी का ये जिक्र आया है कि वहाँ पे लिखा है कि यहाँ के जो तमाम रिसोर्सेज हैं, दे वर जॉइंटली कंट्रोल्ड बाय दीज पीपल कॉल्ड एज राजास। हालांकि इन महाजनपदास की
सारी तारीख को अखज़ करना बड़ा कठिन काम है, मुश्किल काम है, लेकिन आप सुनकर हैरान होंगे कि इनमें से कुछ महाजनपदास या कुछ स्टेट्स या कुछ एम्पायर्स 1000 साल तक कायम रही। Though the entire history of these Mahajanapadas is difficult to reconstruct, but let us remember that some of these kingdoms, states lasted for nearly 1000 years या for nearly 1000 years. तो हर महाजनपदा की एक कैपिटल हुआ करती थी। कैपिटल, यू नो, द सीट ऑफ द गवर्नमेंट, सीट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ से हुकूमत चलाई जाती है तो उसको कैपिटल कहा जाता है। ये तो आप सभी जानते हैं। तो हर एक महाजनपदा की एक राजधानी, एक कैपिटल हुआ करती थी, और इस कैपिटल के इर्द गिर्द किलाबंदी की जाती। इट वाज फोर्टिफाइड। आपने यहाँ पे देखा होगा, यहाँ कश्मीर में भी हारी पर्वत पे हमारा एक किला है, और वहाँ नीचे भी जिसको कलाई कहा जाता है वो भी किला था। जम्मू में भी हमारे पास बहु फोर्ट है, तो लद्दाख में भी हमारे पास फोर्ट्स हैं। तो यू हैव सीन दीज फोर्ट्स, और इफ़ यू हैव नॉट सीन, यू जस्ट क्लिक फ्रॉम इंटरनेट, यू कैन सी द फोर्ट्स। या आपने लाल किला को तो ज़रूर टीवी से, इंटरनेट से या खुद बचशम देखा होगा। तो लाइक दैट दीज सिटीज़ वायर फोर्टिफाइड। इनके इर्द गिर्द किलाबंदी की जाती थी, और इन किलाबंद शहरों को इनकी मेंटेनेंस, इनकी देखभाल और फौज और इंतज़ामिया, maintaining these fortified cities, armies and bureaucracies required resources like taxes. इनके देखभाल के लिए, इन शहरों की देखभाल के लिए और फौज रखने के लिए, इंतज़ामिया के ऑफिसर्स के लिए आमदनी दरकार थी, पैसा दरकार था। तो ये पैसा कहाँ से आता था? इस ज़माने में धर्मसूत्रास तहरीर किए गए। During this period, we see that Dharam Sutras. What are the Dharam Sutras? Dharam Sutras are the religious books composed by the Brahmanas, laying down rules and regulations for entire society, including kings. इन धर्म सूत्रास में ब्राह्मणों ने कवायद बनाए हैं, ज़ाब्ते बनाए हैं, कानून बनाए थे कि एक समाज को किस तरह से काम करना चाहिए। तो उसमें ये लिखा है कि जो बादशाह होंगे, जो हुक्मरान होंगे, उन्हें ये हक़ पहुँचता है कि वो लोगों से एक ख़ास रकम टैक्स की सूरत में लिया करें। सो द रूलर्स levied taxes on peasants, traders and artisans. Peasants, traders and artisans. तो हुक्मरान जैसे आजकल है तो टैक्स लिया जाता है, ताजरों से टैक्स लिया जाता है, इनकम टैक्स लिया जाता है, जीएसटी आजकल आप बार बार सुनते हैं। तो इसी तरह इन धर्मसूत्रास के मुताबिक रूलर्स को ये हक था कि वो पीजेंट से, किसानों से
ताजरों से और कारीगरों से एक रकम बतौर टैक्स लिया करेंगे जिससे ये इस रियासत का खर्चा बर्दाश्त हो। क्या पैस्टोरल पीपल जो मवेशी पालते थे एंड फॉरेस्ट डिवेलपर्स और जो जंगलों में रहा करते थे, क्या उनसे भी टैक्स लिया जाता था? ज़रा सोचो तो। हमारे जो सोर्सेस हैं वो इस बारे में खामोश हैं कि क्या इन लोगों से टैक्स लिया जाता था, पैस्टोरल पीपल और फॉरेस्ट डिवेलपर्स से इनसे टैक्स लिया जाता था। तो इस बारे में हमारे रिसोर्सेज जो कि मैंने बात की थी, इंस्क्रिप्शंस की, टेक्स्ट्स की, कॉइन्स की या विजुअल रिप्रेजेंटेशन की, उसके बारे में इस बारे में वो हमें कुछ नहीं बताते हैं। लेकिन एक चीज़ बताते हैं कि हमसाया इलाकों पे, नज़दीकी इलाकों पे हमला करके लूट मार से जो माल वहाँ से लाया जाता था, जिसको आजकल माल गनीमत कहा जाता है, यानी दुश्मन का माल, तो उसको, उस माल गनीमत को हासिल करना, उस दुश्मन के इलाके को लूटना और वहाँ से माल हासिल करना, इसको जायज़ समझा जाता था। तो चाहे टैक्स की मदद से, चाहे इस माल गनीमत की मदद से कुछ महाजनपदास इस काबिल हो गए कि वो एक बाकायदा फौज, स्टैंडिंग आर्मी रखने के काबिल हो गए, जबकि बाकी जो महाजनपदास थे या स्टेट्स थे तो दे रिक्रूटेड मिलिशिया, यानी वक्ती तौर पे जंग के ज़रूरत के लिए वो फौज को तैनात करते थे, फौज रिक्रूट करते थे। लेकिन जब जंग का ख़तरा टलता था या जंग ख़त्म होती थी तो फिर इसे जो मिलिशिया हुआ करती थी, जो उमूमन किसानों से बनाई जाती थी, इनकी फिर छुट्टी की जाती थी। तो दिस इज़ हाउ दीज किंग्स वर एबल टू मेंटेन bureaucracy, fortified cities, as well as these armies. So this was only because of the taxes they collected from the peasants, traders and artisans, as also the booty, BOOT, booty, जिसको booty कहा जाता है, माली गनीमत, they would acquire from their neighboring states. So we talked about the 16 Mahajanpadas. Now the most important among these Mahajanpadas was Magadha. First among the 16. इन सब ये जिन 16 महाजनपदास का जिक्र आया है, इन सब में से जो अहम महाजनपदा स्टेट इमर्ज हुआ, दैट वाज मगधा। तो उसी के बिटवीन द 6th एंड 4th सेंचुरी BC मगधा, जो कि आजकल के बिहार के इलाके में वाक़ा है, ये जो इलाका था मगध का, तो ये सबसे अहम रियासत के तौर पे उभरा। नाउ हिस्टोरियंस प्रोब व्हाई ओनली मगधा कुड इमर्ज एज ए पावरफुल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट महाजनपदा। किस वजह से ये सबसे अहम और मजबूत रियासत के तौर पे उभर आई? तो इसके 4-5 फैक्टर्स या वजूहात हैं जिनकी बिना पे मगधा की रियासत अहम रियासत या मजबूत रियासत के तौर पे
उभर आई। फर्स्ट वाज द एग्रीकल्चर। तो मगधा की जो रियासत थी वहाँ की ज़मीन बड़ी ज़रख़ेज़ थी और इसमें अच्छी फसल उगाने के काबिल थी ये। तो जब किसान एक अच्छी फसल काश्त करने के काबिल हो गए तो फिर इसका एक हिस्सा, जबकि अभी मैंने कहा कि बादशाह को मिलता था, सो इट वाज द फर्टिलिटी ऑफ लैंड एंड द एग्रीकल्चर which was productive in Magadha, which enabled Magadha to emerge strong. दूसरी वजह जो थी दैट वाज आयरन माइन्स। आजकल का जो झारखंड का इलाका है, झारखंड हमारी आज अलग रियासत है, तो झारखंड उन दिनों मगध का हिस्सा था। तो वहाँ पे आयरन माइन्स थी, लोहे की कानें थी। तो इन लोहे के कानों को एक तो हथियार औजार बनाने के काम लाया जाता था और इसके अलावा इनको दूसरी रियासतों को भी फरोख्त किया जा सकता था। तो इस बिना पे भी लोहे की कानें वहाँ पे वक़ू होने की बिना पे भी मगध को एक दूसरी रियासतों पे फौकियत हासिल हो गई और वो ताकतवर रियासत के तौर पे उभरी। देन थर्ड वाज द एलिफेंट्स। चूँकि इस इलाके में काफ़ी हाथी मौजूद थे तो इन हाथियों को फौज के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो द प्रेजेंस ऑफ एलिफेंट्स वाज another factor that enabled Magadha to emerge strong. Then there was the Ganga and its tributaries. आप फिर एक बार नक्शा देखें तो आप देखेंगे यहाँ से गंगा और दूसरी जो नदियाँ हैं वो बिहार से, आजकल के बिहार से गुज़रती हैं। तो ये गंगा और उसकी जो मावन नदियाँ हैं वहाँ से गुज़र था। तो इसकी बुनियाद पे उस ज़माने में आमद रफ्त, एक जगह से दूसरी जगह जाना आसान हो जाता था। तो दिस रिवर ट्रांसपोर्ट, रिवर वेज enabled Magadha to emerge strong. ये चार वजूहात तो मैंने कही एग्रीकल्चर का। वन वाज एग्रीकल्चर, सेकंड वाज आयरन माइन्स, थर्ड वाज एलिफेंट्स एंड फोर्थ वाज द यूज ऑफ गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज फॉर ट्रांसपोर्टिंग और फॉर गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। लेकिन जो जैना और बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स हैं वो इन बातों के अलावा जिस चीज़ को वो इम्पोर्टेंस देते हैं, जिस चीज़ को वो अहमियत देते हैं कि मगधा कैसे मजबूत रियासत के तौर पे उभरी, वो है वहाँ के जो रूलर्स थे, बिम्बसारा, अजातशत्रु एंड महापद्मानंदा। These Jaina and Buddhist texts attribute the success of Magadha to the programs and policies of बिम्बसारा और उसका जो बेटा था अजातशत्रु एंड वन मोर दैट इज महापद्मानंदा। तो they used every fair and foul means to make this Magadha a strong empire. तो पहले इस मगधा की राजधानी जो थी उसको राजगहा
Rajgaha, that means the house of king. तो जो आजकल का राजगिर है, राजगिर आज भी बिहार में वाक़ा है, तो उसका जो असल नाम पुराना नाम था दैट वाज राजगहा. तो इट वाज द इनिशियल कैपिटल ऑफ मगधा. लेकिन बाद में हम देखते हैं कि इन्होंने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्रा तब्दील किया, जो कि आजकल का पटना है. Then the Magad had a second capital that was known as Patliputra in those days, and today we have Patna. तो ये पाटलिपुत्रा था, इसकी अहम बात यही थी कि यहाँ पे कम्युनिकेशन जो था, यानी जो गंगा और जो दूसरी नदियाँ हैं उनके किनारे पे ये वाक़ा था. इसलिए पाटलिपुत्रा की एक एडवांटेज ये थी, एक फ़ायदा ये था कि वहाँ से किसी जगह भी पानी के रास्ते से आसानी से जाया जा सकता था. तो दिस वाज अबाउट मगधा. देन वी हैव एन एम्पायर, एन अर्ली एम्पायर, जिसका पहली बार हिंदुस्तान की तारीख में जिक्र आता है एज एन एम्पायर, दैट वाज द मौर्यन एम्पायर. हिंदुस्तान में जो सबसे पहली सल्तनत उभरी वो मौर्य सल्तनत थी. और ये मगधा जो किंगडम था, मगधा ही बाद में हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के ज़माने में बैसती मौर्य सल्तनत के उभर आई. चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडेड द मौर्यन एम्पायर, जो कि बरसगीर के पूरे इलाके पे, अगर आप देखेंगे जो अफ़गानिस्तान का इलाका है वहाँ तक फैली हुई थी मौर्यन सल्तनत, और यहाँ पे उड़ीसा तक वो फैली हुई थी. तो इस तरह अशोका ने इस मौर्य सल्तनत को और भी वसी कर दिया. और हम देखते हैं कि अशोका को कालिंगा की फतह के लिए भी जाना जाता है. तो ये मौर्य सल्तनत जो थी, ये हिंदुस्तान की तारीख में पहली सल्तनत के तौर पे मशहूर है. तो इस मौर्य सल्तनत के बारे में हमें कैसे मालूम होता है? जैसे मैंने पहले मगध के बारे में भी कहा, तो मौर्य सल्तनत के बारे में किन बातों से हमें मालूम होता है? तो इसके लिए एक तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हमारे पास हैं. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आसार कदीमा के जो हमारे पास ज़ख़ीरा है वो हमें इस मौर्य सल्तनत के बारे में बताता है. तो चाणक्य और कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र के कुछ हिस्से लिखे हैं, वो हमें इस मौर्य सल्तनत के बारे में बताते हैं. इसके अलावा जो ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज था, मेगास्थनीज के कुछ अवराक या कुछ हिस्से, मेगास्थनीज ने जो तहरीर लिखी है उसका नाम इंडिका है. तो इंडिका के कुछ अवराक या कुछ हिस्से दस्तयाब हैं या कहीं पे कोट हुए हैं. तो ये हमें मौर्य सल्तनत के बारे में जानकारी के लिए बड़े मुअम्मिद और माविन साबित होते हैं. लेकिन सबसे अहम सोर्स इसके अलावा जो है वो है अहम सोर्स जो है, दोज आर द इंस्क्रिप्शंस की बात पहले भी चली. तो अशोका वाज द फर्स्ट किंग
Ashoka was the first king who inscribed messages to the officials as well as to the people on rocks as well as polished stones, and these are known as inscriptions. पहले भी मैंने कदमों के बारे में बात की, तो अशोका पहला बादशाह था जिसने अहकामात, पैगामात लोगों तक और अफसरों तक पहुंचाने के लिए उनको चट्टानों पे और पत्थरों पे, जो जिन पत्थरों पे उनको पॉलिश किया जाता था, उन पे कुंदा कराया, एनग्रेव कराया। जैसे अगर आपने देखा होगा कभी यहाँ पे, मैंने अभी यहाँ ये मिसाल भी दे दी, लेकिन आपने जो कब्रों पे जो स्टोन्स लगे होते हैं तो वहाँ भी लिखा जाता है। इसी तरह अशोका ने चट्टानों और पत्थरों पे कुछ ऑर्डर्स, कुछ मैसेजेस लिखवाई हैं, तो वो कदबे अभी भी बड़ी तादाद में मौजूद है, तो उनसे हम इस मौर्य सल्तनत के बारे में जानते हैं। इसके अलावा बुद्धिस्ट और जैना लिटरेचर और जो पुरानिक लिटरेचर है हमारे पास, तो वो भी हमें इस सल्तनत के बारे में जानने के लिए मुफीद है। सो आर लिस्टेड अर्थशास्त्र ऑफ चाणक्य और कौटिल्य, इंडिका ऑफ मेगास्थनीज, their archaeological sources, then Jaina, Buddhist and Puranic literature, and above all the inscriptions of Ashoka, which serve us as a source for knowing about the Mauryan Empire. तो अशोका ने जो ये पैगामात इन चट्टानों या पत्थरों पे लिखे हैं, इनमें क्या लिखा है? इनमें एक अहम बात है जिसको धम्मा कहा जाता था। अशोका धम्मा, धम्मा जो है दिस इज द प्राकृत फॉर्म ऑफ धर्मा। धर्मा, अशोका ने कुछ असूल बनाए थे और उन असूलों को लोगों तक पहुंचाने के लिए इन इंस्क्रिप्शंस का इस्तेमाल किया। तो इस धम्मा के असूलों को भी इन इंस्क्रिप्शंस या कदमों पे लिखा गया है। अब इस धम्मा में क्या क्या बातें थी? What was included in these dhammas? It included respect to elders, बुजुर्गों की तकरीम, इज्जत, ताज़ीम करनी चाहिए। Generosity towards Brahmanas and those who renounced worldly life. जो ब्राह्मण होते थे, जो पढ़े लिखे लोग होते थे उस ज़माने में, और जिन्होंने दुनिया को तर्क किया था, साधु सनत, उनकी तरफ फयाजी से पेश आना, उन्हें अगर कोई चीज़ दरकार हो तो वो देना। Then it included treating slaves and servants kindly. जो गुलाम हूँ, गुलाम तो आजकल नहीं होते हैं, उस ज़माने में गुलाम हुआ करते थे, नौकर हुआ करते हैं आजकल। तो सर्वेंट्स और स्लेव्स को नरम दिली से, नरमी से पेश आना। एंड रेस्पेक्ट फॉर रिलीजन एंड ट्रेडिशंस अदर दैन वंस, और अपने मज़हब के बगैर जो बाकी मज़ाहिब है उनको उस मज़ाहिब और उन रिवायात को का भी एहतराम होना चाहिए। सो अशोका धम्मा जो था, इसमें वो उसूल थे जो आफाकी या यूनिवर्सल उसूल थे। बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करना, ब्राह्मणों और साधु संतों को फयाजी से पेश आना, नौकरों और गुलामों को नरम दिली से बर्ताव करना, और इसके अलावा जो बाकी मज़ाहिब हैं तो उनके लिए भी इज़्ज़त करना, तकरीम करना, तो ये इस धम्मा के ख़ास उसूल थे।
तो सो वी टॉक्ड अबाउट एन एम्पायर। अभी हम एक एम्पायर की बात कर रहे थे। तो इस एम्पायर को उस ज़माने में कैसे एडमिनिस्टर या हुकूमत इस पे कैसे चलाई जाती थी। तो 5 अहम मरकज़ थे इस मौर्य सल्तनत के। सबसे पहले पाटलिपुत्रा तो इसकी राजधानी थी। इसके अलावा जो इसके प्रोविंशियल कैपिटल्स थे या प्रोविंशियल सेंटर्स थे, उनमें टक्षला था, तोशी था, तोसाली था, उज्जैनी था और सोरन नगरी था। क्या इन सब सेंटरों में, इन प्रोविंशियल कैपिटल्स और इतनी बड़ी सल्तनत जो अभी मैंने कहा कि ये उड़ीसा से लेकर अफ़गानिस्तान तक थी और यहाँ से लेकर यहाँ तक थी, क्या इनमें सभी जगह यूनिफॉर्म या एक ही तरह से लॉज, रूल्स और एडमिनिस्ट्रेशन की जाती थी? शायद ये मुमकिन नहीं था उस ज़माने में। हाँ, जो कैपिटल थे या प्रोविंशियल सेंटर्स थे, वहाँ पे हमें लग रहा है कि वहाँ पे यूनिफॉर्म या एक ही तरह के एडमिनिस्ट्रेशन या कवानीन जो था उनका अमल जारी था। तो इससे पहले कि मैं इस आज के लेक्चर को कंक्लूड करूं, तो मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करना चाहता हूं कि अगर आपको कोई भी मुश्किल दरपेश हो, चाहे इस टॉपिक के बारे में या चाहे हिस्ट्री के बारे में, किसी भी क्लास की हिस्ट्री के बारे में यू हैव एनी डिफ़िकल्टी, तो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन माई फ़ोन नंबर। इट इज़ हियर 7006 799 269, or if you want to write me on my email ID, it is bashir.2012@gmail.com। तो मैं बड़ी फराग दिली से आपके इस्तेफ़सारात का, आपके सवालात का जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो stay safe, stay blessed. Thank you.